एक नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है हिंदी काव्य खंड पार्ट 9। ठीक है, और ये पार्ट का नाम है पद की पहचान। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगर आपको लेखक का जीवन परिचय चाहिए हरिवंश राय बच्चन जी का, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी लिंक दी हुई है वीडियो की, तो वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो को देख लें और एग्जाम एंड यूनिट टेस्ट के लिए अच्छे से इनका जीवन परिचय याद कर लें, क्योंकि ये इनका जीवन परिचय एग्जाम और यूनिट टेस्ट में भी आता है। तो लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसके जो पद्यांश हैं वो बताऊंगा आज की इस वीडियो में आपको इस लेसन का। तो ये है इस पद्यांश जो है, पहला क्या है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तक में है नहीं छपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी, अनगिनत रही है गए इस रह से उसका पता क्या है, पर गया कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये है पहला इसका पद्यांश। तो चलिए अब मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए इसकी जो आपको संदर्भ बता देता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पुस्तिका के काव्य खंड के पथ की पहचान शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। अब मैं बताता हूँ आपको इस पद्यांश पहले का प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में यात्रा के लिए तैयार पथिक को सचेत किया है कि यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपने मार्ग को अच्छी प्रकार से जांच परख ले, अर्थात कोई भी कार्य सोच समझकर करना चाहिए। यह है इस पाठ का पहला वाला प्रसंग। कवि बच्चन जी कहते हैं कि यह पथिक जीवन रूपी मार्ग पर यात्रा प्रारंभ करने से पहले तुम अपने मार्ग के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें, अर्थात सोच विचार कर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें और रास्ते की कठिनाइयों का पहले ही पता लगा लो। कवि कहते हैं कि हमारी यात्रा की कहानियाँ पुस्तकों में नहीं लिखी होती, बल्कि हमें उनका निर्माण करना होता है, अर्थात हमें अपना लक्ष्य स्वयं ही तय करना होता है। दूसरों के कहने से हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि संसार रूपी जीवन पथ पर ना जाने कितने रहे और कितने आए कितने गए, अर्थात जन्म लिया मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी गिनती करना सरल नहीं है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो अपने पद चिन्हों छोड़कर उनके पद चिन्हों की भाषा में अनेक सफलता रहस्य छिपे हुए हैं। पथिक तुम उस मुख भाषा के रहस्यमय अर्थ को समझकर लक्ष्य की ओर जाने का रास्ता पूर्व निर्धारित कर लो। उन सभी महापुरुषों ने भी काम करने से पहले बहुत सोच विचार किया होगा, तभी उन्होंने अपने कार्य में सफलता प्राप्त की है। हे पथिक, चलने से पहले अपने मार्ग को अच्छी तरह पहचान ले। तो ये है इस पद्यांश पहले का आंसर, ये व्याख्या। जैसे कि इसमें पद्यांश में कुछ शब्द मिस्टेक हो जाते हैं, तो आप लोग उसे अच्छे से लिख लिया करें सही करके अपनी कॉपी में। मैं नहीं चाहता कि आप जो है जो गलत हो जाते हैं शब्द, तो वो आप लिख लें। वो गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि माइक जो है कैप्चर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान दें। चलिए, तो मैं इसका आपको काव्य सौंदर्य बता देता हूँ। आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने काव्य सौंदर्य लिख लिया है। सबसे पहले लिखी है भाषा, सरल सहज प्रभाव में एक खड़ी बोली, गुण लिखा है ओज, रस है इसमें वीर, शैली है गीति, छंद है तुकंद मुक्त, अलंकार है अनुप्रास। तो ये है इसकी काव्य सौंदर्य। तो अब ये पद्यांश दूसरा है, यह बुरा है। पद्यांश दूसरे की ये पंक्ति है, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यक्त दिन इस पर बीतना, अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग पड़ना पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल मुझे ही यह पड़ा, मन में बिठाना हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा, तू इसी पर आज अपने चित्त का
आवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये है दूसरी पद्यांश की पंक्तियाँ। तो चलिए मैं आपका इसको प्रसंग बता देता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पथिक को सलाह देता है कि एक रास्ता चुनकर उस पर आगे बढ़ें और रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ या अन्य कारणों से उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ें और आगे बढ़ें। तो ये प्रसंग है। तो अब मैं आपको बताता हूँ व्याख्या। कवि बच्चन जी कहते हैं कि जब तुमने एक जीवन पथ चुन लिया तो उसी पर आगे बढ़ो, या अच्छा या बुरा यह सोचना व्यर्थ है। उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलना भी असंभव है, क्योंकि कठिनाइयाँ तो हर रास्ते पर होगी। इससे अच्छा यह है कि किसी को अच्छा मानकर आगे बढ़ो। इससे मार्ग पर चलने में अनुभूति होगी और जीवन पथ की यात्रा भी बहुत सुगम हो जाएगी। ऐसा कभी मत सोचो कि कठिनाइयाँ केवल मुझे ही उठाने पड़ रही हैं। सच तो यही है कि जिसने भी अपने मार्ग को श्रेष्ठ समझा है वही सफल हुआ है। तुमसे पहले इस मार्ग से जितने भी सफल पथिक गुजरे हैं उन सभी ने दृढ़तापूर्वक एक मार्ग चुना है और बिना डरे आगे बढ़ते रहते और सफल हुए। अतः यह पथिक तुम अभी ही सोच विचार कर जीवन पथ पर चलने से पूर्व उचित मार्ग की पहचान कर लो, तभी तुम जीवन में सफल होगे। ये है इसकी व्याख्या दूसरे पद्यांश की। इस पद्यांश इसका जो काव्य सौंदर्य है वो वही हो जाएगा जो हमने पहले वाले उसमें लिखा था। देखिए ये वाला काव्य सौंदर्य ये बिल्कुल सेम हो जाएगा दूसरे में। प्रसंग है इसका। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयाँ के विषय में संचित करता हुआ कहता है, कथित को निरंतर आगे बढ़ने के प्रेरणा दे रहा है। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मार्ग में कुछ निश्चित नहीं होता है, इसलिए पता नहीं कहाँ नदी पर्वत मिलेंगे और कहाँ सुंदर सुंदर उपवन मिलेंगे, अर्थात कहाँ पर बाधाएं मिलेंगी और कहाँ पर रास्ता सरलता से प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी कहना असंभव है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि कब यात्रा समाप्त हो जाएगी। कवि कहते हैं कि कब तुझे फूल मिलेंगे और कब तुझे दुख रूपी कांटे घायल कर देंगे। यह सब भविष्य के गर्भ में छुपा है। यह भी कहना कठिन है कि रास्ते में तुझे किसका साथ मिलेगा, कौन तुझसे बिछड़ जाएगा, सब कुछ अनिश्चित। परंतु यह पथिक चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, तू रुकेगा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा अपने मन में धारण कर लो। कवि कहता है कि हे पथिक, यात्रा पर जाने से पहले ही तुम रास्ते को भली भांति जांच परख लो, फिर यात्रा की शुरुआत करो। तो ये है व्याख्या दूसरी पंक्तियों की। दूसरा जो मैंने पद्यांश बताया इसका काव्य सौंदर्य वही हो जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले में। ये है इसका चौथा पद्यांश की पंक्ति। तो अब मैं इसकी प्रसंग बता देता हूँ। अब मैं सीधा ये यहाँ पर पढ़ के नहीं बता रहा हूँ आपको, सीधा सीधा पद्यांश इसमें व्याख्या और प्रसंग बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसे पढ़ लेना। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पथिक को संचित किया है कि वह सपना तो देखे परंतु सभ्यता भूमि को अनदेखा ना करे। कवि कहते हैं कि यह पथिक तुम्हें सपना दिखाना और कल्पना करने से किसी ना नहीं रोका है और कल्पना करने से किसी ने नहीं रोका। सभी अपनी उम्र और समय पर सपना देखते हैं। जिस प्रकार नील गगन में तारे उज्जित होते हैं, उसी प्रकार मन में सुंदर सुंदर
कल्पनाएं भी झील मिलाती हैं। यह सपना तभी चल तक जब इनका कोई उद्देश्य हो, परंतु इस संसार में कुछ ही कल्पनाएं पूरी हो पाती हैं, जबकि यथार्थ की गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन हे पथिक, तू सत्य को भी नकार नहीं सकता, जिनकी संख्या कल्पना के समान बहुत अधिक। इसलिए तू कल्पना के स्थान पर सत्य को ध्यान में रख और राह चलने से पहले अच्छी प्रकार सत्य और सपना का चयन कर ले, और फिर दृढ़तापूर्वक अपने मार्ग पर चलता चले। तो ये है पद्यांश 4 की व्याख्या। और काव्य सौंदर्य में बस एक इसमें चेंज है, इसमें जो रस है, रस कौन सा है, उसमें वीर रस था पहले में, लेकिन इसमें जो रस है वो है शांत। रस कौन सा है, शांत। ठीक है। 5वें पद्यांश का जो प्रसंग है वो ये है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने आदर्श और यथार्थ के उचित सम्मानित के लिए प्रेरित किया है। ये है इसका प्रसंग। अब मैं इसकी व्याख्या बताता हूँ। कवि बच्चन जी कहते हैं कि कल्पना का आनंद स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। जब मनुष्य सुख की कल्पना करता है तो सुख की लहर हो उठती है। उसके पैर उस रंगीन कल्पना की ओर बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। उसका हृदय उस सुंदर कल्पना को गले लगाने को बहुत उत्साहुक रहता है। परंतु कर्मपथ पर यदि कोई एक ही कठिनाई जब किसी कांटे की तरह उसके पैर में चुभती है, तब उससे जो रक्त निकलता है उसी में कल्पना का सारा संसार डूब जाता है। अर्थात मनुष्य कठिनाइयों से विचलित उठता है और उन सुखों को पाने की कल्पना छोड़ देता है और कहता है कि सपना और यथार्थ के बीच, कवि कहते हैं कि सपना और यथार्थ के बीच सामंजस्य अति आवश्यक होता है। अर्थात हमारी आंखों में सुख, समृद्धि और आदिशा के स्पंद हो अवश्य हो, लेकिन हमारे पैर यथार्थ के धरातल पर ही रहें। कवि कहता है कि हमें जीवन रूपी यात्रा के मार्ग में आई कठिनाइयों से शिक्षा लेनी चाहिए और उनका स्मरण करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हे पथिक, तू अपनी यात्रा और मार्ग को जांच ले, फिर आगे बढ़। इस व्याख्या का जो 5वां वाला वो पद्यांश है, उसकी जो व्याख्या है मैंने आपको बता दी है। तो इसे आप नोट कर लें, जहाँ डबल शब्द हो जाएं, दोबारा शब्द लिख जाएं, तो वहाँ आप एक ही बार शब्द लिखें। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख गया है यात्रा और बार मार मार, तो उसको काट दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कहीं शब्द थोड़ा बहुत गलत सा हो जाता है तो आप अपनी लाइन मिला लीजिए करें। अब इसमें आपको बताता हूँ काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में जो मैंने आपको पहला वाला लिखवाया था वही हो जाएगा। रस जो है शांत रहेगा। रस कौन सा रहेगा, शांत। तो ये हो जाएगा पार्ट 9 का पद्यांश। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द ऑल बेल आइकन, क्योंकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।